नमस्कार, मैं आशीष शुक्ला और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल जर्नलिस्ट आशीष शुक्ला में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसे मुद्दे को लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं जो मुद्दा आज़ादी के इतने साल भी कहीं न कहीं हमारे लिए सिरदर्द बना हुआ है। सिरदर्द बना रहने का कारण कहीं न कहीं अब तक की सरकारों की गलत नीतियां और विदेशी नीतियां रही हैं। लेकिन मौजूदा सरकार अब उस सिरदर्द को पूरी तरीके से निपटाने के लिए तत्पर दिख रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा पाक अधिकृत कश्मीर पर। भारत ने अब कड़ा रुख अपना लिया है। कड़ा रुख अपनाने का जो कारण है वो मैं हालिया घटनाक्रम आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। बात यह है कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने गिलगित और बाल्टिस्तान में चुनाव कराने का आदेश दिया है। भारत सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि गिलगित और बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है और इसे जल्द से जल्द खाली करा देना चाहिए। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि गिलगित और बाल्टिस्तान भारत का अभिन्न अंग है और इस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा किया है, इसलिए पाकिस्तान के पास यहाँ चुनाव कराने का कोई अधिकार नहीं है। किसी भी मुद्दे को जानने से पहले उसका इतिहास और उसकी पृष्ठभूमि जान लेना अति आवश्यक है। अब मैं आपको इस गिलगित और बाल्टिस्तान के इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आखिर वो कौन से कारण है जो आज़ादी के बाद से भी आज तक कहीं न कहीं विवादित मुद्दा रहा है। और इस पाक अधिकृत कश्मीर के कारण ही न जाने कितने सैनिक हमारे हर साल अपनी बलिदानी देते हैं, शहादत प्राप्त करते हैं। और हमेशा से आज़ादी के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का जो एक अहम मुद्दा रहा है वो कहीं न कहीं पाक अधिकृत कश्मीर ही रहा है। तो सर्वप्रथम इसकी रूपरेखा जान लेना आप लोगों के लिए अति आवश्यक है। स्क्रीन पर आपके सामने एक चित्र दिखेगा। अब आप सर्वप्रथम इस चित्र का मैं विभाजन बता देता हूँ कि किस तरह से पाक अधिकृत कश्मीर बटा हुआ है। पाक अधिकृत कश्मीर का जो ऊपरी हिस्सा आप लोगों ने देखा है उत्तर पश्चिम का, वो गिलगित और बाल्टिस्तान का हिस्सा है। और नीचे का जो पश्चिम का जो क्षेत्र है उसे आज़ाद कश्मीर के नाम से जानते हैं। इस तरह जो प्रशासनिक इकाइयां हैं, पाक अधिकृत कश्मीर की जो प्रशासनिक इकाई है जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, उसको पाकिस्तान ने प्रशासनिक दृष्टि से दो भागों में बांट दिया है। अब बात आते हैं मुद्दे पर, इसके इतिहास पर, क्योंकि किसी भी विषय के बारे में उसका इतिहास जानना अति आवश्यक होता है। बात सन 1846 की है। कश्मीर के राजा से अंग्रेजों ने गिलगित के हिस्से को लीज पर ले रखा था। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ गिलगित स्काउट नाम की एक सेना की टुकड़ी तैनात कर दी थी। आज़ादी मिलने पर 1947 में अंग्रेजों ने इस हिस्से को कश्मीर के राजा हरि सिंह को सौंप दिया। गिलगित स्काउट सेना की तैनाती जस की तस बनी रही। हरि सिंह ने ब्रिगेडियर घनसार सिंह को यहाँ का गवर्नर बना दिया। आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद से जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कश्मीर के राजा हरि सिंह न तो पाकिस्तान में मिले न तो भारत में मिले। वो स्वतंत्र रूप से कहे कि मैं अपनी सत्ता स्थापित करके यहाँ पे राज्य करूंगा। खैर 1947 में पाकिस्तान सेना का हमला हो गया। 31 अक्टूबर को हरि सिंह विलय का समझौता लेकर भारत आए। ठीक है, लेकिन हरि सिंह ने समझौता किया, उस समझौते को गिलगित स्काउट्स की सेना ने नहीं माना। गिलगित स्काउट्स की सेना में अंग्रेजों के जाने के बाद भी वहाँ पे उनकी सेना में अंग्रेजों की जो संख्या थी, अंग्रेज अधिकारियों की जो संख्या थी, सिपाहियों की जो संख्या थी, वो बहुत अधिक थी। तो इस वजह से आप तो जैसा जानते हैं शुरू से ही अंग्रेज हमेशा कूटनीति करते आए हैं, दोगली राजनीति, इतिहास में भी आप पढ़े होंगे। वही काम यहाँ पे फिर उन्होंने किया। यहाँ पे कश्मीर के राजा हरि सिंह तो भारत के साथ विलय करते हैं, लेकिन जो उनकी सेना रहती है स्काउट्स, गिलगित स्काउट्स की,
वो विलय नहीं करती है। और जो उसके गवर्नर हरि सिंह ने जो गवर्नर थे उस समय घनसार सिंह को जो सेना के अधिकारी, अन्य अधिकारी और सिपाही रहते हैं वो इनको बंदी बना लेते हैं और पाकिस्तान के साथ जाकर विलय कर लेते हैं। अब बात 2 नवंबर 1947 की है। गिलगित पर पाकिस्तान का झंडा फहरा दिया जाता है और पाकिस्तान सरकार ने सदर मोहम्मद आलम को यहाँ का नया प्रशासक नियुक्त कर दिया। ये तो रह गई बात इतिहास की। अब बात 1949 की है। तो 1949 में पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर पाकिस्तानी सरकार के बीच कराची समझौता हुआ, जिसके तहत गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान सौंप दिया गया। फिर 1970 में इसे अलग प्रशासनिक इकाई का दर्जा दे दिया गया। जो मैं बात अभी बताया हूँ शुरुआत में, पाक अधिकृत कश्मीर को जो 2 भागों में बांटा गया है, उसका विभाजन सन 1970 में हुआ था। जैसा कि मैं आपको बताया, एक आज़ाद कश्मीर के रूप में और एक गिलगित बाल्टिस्तान के रूप में। और इसका जो 1970 में अलग प्रशासनिक इकाई तो बनाया ही गया, साथ में गिलगित का और बाल्टिस्तान के जो भाग है उसका नाम था उसको भी चेंज करके नार्दर्न एरिया रख दिया गया। लेकिन 2007 में पुनः इसका नाम बदल दिया गया। 2009 में तात्कालिक पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने गिलगित बाल्टिस्तान एम्पावरमेंट एंड सेल्फ गवर्नेंस आर्डर 2009 जारी किया। इस गवर्नेंस आर्डर के तहत यहाँ पर एक विधानसभा व काउंसिल बनाने का आदेश दिया गया। गिलगित बाल्टिस्तान में एक मुख्यमंत्री और 2 गवर्नर होते हैं। 2009 से अब तक यहाँ पे 3 मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 2018 में गिलगित बाल्टिस्तान की विधानसभा को कई महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 30 जून 2020 को खत्म हो रहा है और 60 दिन के अंदर चुनाव कराने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया कि अब 30 दिन के अंदर चुनाव होंगे। अब आइए मुद्दे पर अब यहाँ से समझने की कोशिश करिएगा कि आखिर स्थितियाँ कैसे बदल गई, मतलब क्यों इतना विवादित विषय इस कोरोना महामारी के बीच। कहीं ना कहीं एक सोचने की बात है ना। पाकिस्तान की जैसे कहते हैं कि घटियागिरी हमेशा से करता आया, उसकी तो ये चाल रही है। अब महामारी के बीच वो सोचा कि क्यों ना फिर इसमें कुछ परिवर्तन करके भारत को दबाव बनाया जाए। लेकिन अब भारत में वो सरकार तो है नहीं जो अब तक की रही है भाई। अब सब कुछ बदल गया है। अब ईंट का जवाब पत्थर से भारतीय सेना देती है, सेना को खुली छूट है। तो अब यहाँ से समझने की कोशिश करिएगा। पाकिस्तान में जब चुनाव होते हैं तो चुनाव के पहले एक कार्यकारी सरकार का गठन होता है। कार्यकारी सरकार जैसे अपने वहाँ चुनाव की जो जिम्मेदारी लेता है वो चुनाव आयोग कराता है। किसी भी चुनाव की, कोई भी चुनाव जो होता है भारत में, उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी चुनाव आयोग के पास रहती है। लेकिन पाकिस्तान में कार्यकारी सरकार का गठन होता है। यही कार्यकारी सरकार अपनी देखरेख में चुनाव कराती है। गौर करने वाली बात यह है कि अब तक पाकिस्तानी सरकार कहते आई है विश्व मंच पर और जो तमाम वैश्विक संगठन है वहाँ पे पाकिस्तान कहते आई है कि जो ये पीओके है, पाक अधिकृत कश्मीर, इस पर हमारा कोई पाकिस्तान का सत्ता नहीं है। ये स्वतंत्र सरकार यहाँ गठित है और वो आज़ादी की बात करता है। जो यहाँ के लोग हैं उनको आज़ादी की बात करता है वैश्विक मंच पर। विभिन्न समूहों में जो वैश्विक समूह हैं वहाँ पे गिलगिलाता है, रोता है, बिलखता है कि यहाँ के लोग बड़े मजबूर हैं, उनके साथ भारत सरकार बड़ी नाइंसाफ़ी करती है। लेकिन उसकी घटियापना देखिए। स्वतंत्र सरकार है। 2009 से अब तक चुनाव से पहले कार्यकारी सरकार का गठन नहीं होता था, तो इस बार क्यों हो रहा है? ये सोचने की बात है, सोचने का विषय कि आखिर जब तुम कहते हो कि यहाँ पे पूरी तरीके से स्वतंत्र सरकार है और भारतीय सरकार इनके ऊपर दबाव बनाती है, इनके ऊपर जुल्म करती है और तुम्हारा इनके ऊपर कोई अधिकार नहीं है, तुम्हारी कोई सत्ता नहीं है, तो फिर आखिर ये क्या है जो पाकिस्तान की चुनाव प्रणाली है वो यहाँ पे तुम कैसे थोप सकते हो? सोचने वाली बात है। तो इस पर भारत का प्रतिरोध बनना तो स्वाभाविक है।
इसी पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि गिलगित बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, इसलिए पाकिस्तान के पास चुनाव कराने का कोई अधिकार ही नहीं है। सीधी सीधा बात है, हमारा अभिन्न अंग है, अब तक कराते आए हो, लेकिन हमेशा थोड़ी कराओगे, उसके लिए हम लड़ेंगे। 1994 की मैं बात बता दूं कि भारत सरकार ने संसद से एक प्रस्ताव पारित किया था और कहा था कि पीओके को भारत का अभिन्न अंग बताया था। 1994 से ही भारत सरकार का हालिया रुख अब कहीं न कहीं पाक अधिकृत कश्मीर को पुनः भारत का अभिन्न अंग बनाने की दिशा में कठोर कदम का संकेत दे रहा है। कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद से ही यह कयास लगाया जा रहा है कि अब जल्द ही संपूर्ण जम्मू कश्मीर आधिकारिक व प्रशासनिक दृष्टि से भारत का अभिन्न अंग होगा और गिलगित की पहाड़ियों से भारतीय तिरंगा देश के जवानों की वीरता का परचम लहराएगा। ये अब आने वाला समय कहीं न कहीं संपूर्ण जो गिलगित बाल्टिस्तान का जो हिस्सा है वो, और ये पाक अधिकृत पूरा कश्मीर कह सकते हैं, वो अब संपूर्ण भारत का अभिन्न अंग होगा और संपूर्ण जगह भारतीय तिरंगा अपना परचम लहराएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।